हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौर आइस अकेडमी में। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 कि 1857 का जो विद्रोह था उसके स्वरूप के बारे में पढ़ा था कि इसको सैनिक विद्रोह कहा जाएगा या स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाएगा उसे। तो कल की क्लास के बाद उसी से जो जुड़ा हुआ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन किए। हम आज इस क्लास में देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन को चलाने के लिए उसमें क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन किए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना है या पढ़ा है, देखा है, 1857 की क्रांति के बाद जो विद्रोह हुआ था या उसके बाद में जो असंतोष था भारतीय जनमानस में, उस असंतोष को दबाने के लिए या उस असंतोष को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ परिवर्तनों को, प्रशासनिक परिवर्तनों को करना आवश्यक महसूस किया। ब्रिटिश सरकार के लिए यहाँ के प्रशासनिक परिवर्तन करना उनकी उदारता का परिणाम नहीं बल्कि एक व्यवस्था का ही परिणाम था, क्योंकि भारत अपने आप में एक इतनी बड़ी शक्ति था जिसको ब्रिटिश एम्पायर खोना नहीं चाहता था, क्योंकि जो भारतीय जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक दुधारू गाय की तरह था, जहां से उनको बहुत सा अधिक आर्थिक लाभ मिलता था। इसलिए वो भारतीय जो उपमहाद्वीप था या भारतीय जो साम्राज्य था उसको खोना नहीं चाहते थे, उसको बनाए रखना चाहते थे। और उसको बनाए रखने के लिए जरूरत थी, उनकी व्यवस्था थी कि यहाँ पर भारतीय जनमानस को विवश किए बिना, उनको मजबूर किए बिना, उनको नाराज किए बिना, जो उनके लिए यहाँ पर प्रशासन करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों की भावनाओं को देखते हुए, उनको भावनाओं के, उनके असंतोष को संतुष्ट करने के लिए यहाँ के लोकल जो राजा थे उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को तुष्ट करने के लिए विदाउट किसी कॉन्फ्लिक्ट के कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिससे कि यहाँ के जो लोकल राजा लोग थे उनकी भी राजनीतिक जो इच्छाएं थी संतुष्ट हो जाएं और आम जो जनमानस था उसका भी जो असंतोष है संतुष्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने जो मुख्य जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो शुरू किए 1858 के बाद, उनमें सबसे पहला प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन था कंपनी टू क्राउन। 1857 से पहले हमें पता है जो ब्रिटिश कंपनी थी वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक मर्चेंट कंपनी थी, वो एक व्यापारिक कंपनी थी। वो डायरेक्ट रूप से जो एक राजा का काम नहीं करती थी बल्कि एक सिर्फ व्यापारिक कंपनी थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से व्यापार करना था और मुनाफा कमाना था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश क्राउन ने, वहां के राजा ने डायरेक्ट कंपनी को हटा करके यहाँ के प्रशासन का, भारतीय साम्राज्य का सीधा नियंत्रण, कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। और अब जो है भारत पर प्रशासन या जो राज्य है वो ब्रिटिश कंपनी का नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का यानी कि वहां के राजा या महारानी का हो गया। अब ब्रिटेन का राजा या महारानी इंडिया का राजा या महारानी होगा। इसके बाद दूसरा जो मुख्य प्रशासनिक परिवर्तन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया प्लस इंडियन काउंसिल। ब्रिटेन में एक नया पद सृजित किया गया जिसको भारत के लिए, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत मंत्री कहा गया। भारत मंत्री का कार्य था भारत से संबंधित प्रशासनिक चीजों को, यहाँ की कानून व्यवस्था को, यहाँ के नियंत्रण को देखना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत मंत्री की नियुक्ति की या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की, उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का निर्माण किया गया। इस काउंसिल में अधिकतर ब्रिटिश कंपनी या भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सेवानिवृत्त अधिकारी होते थे वही इसके अधिकांश सदस्य होते थे और इनकी नियुक्ति ब्रिटिश संसदों द्वारा की जाती थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि भारत मंत्री का जो ऑफिस था वो लंदन में स्थित होता था और उसका जो व्यय था, जो खर्च था, वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। जो भारत मंत्री था वो अपने इंडियन काउंसिल के जो मेंबर होते थे उनसे सलाह मशवरा तो कर सकता था, लेकिन उनकी बात को मानने के लिए, उनकी सलाह को मानने के लिए, उनकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं था। और यहाँ पर भारत मंत्री को पूर्ण रूप से एक कंट्रोल दिया गया यहाँ के प्रशासन को संभालने का। यद्यपि भारत मंत्री भारतीय संदर्भ में यहाँ की जरूरतों को देख करके उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन करनी थी, लेकिन इससे भारतीय यहाँ राज्य को या भारतीय राजाओं को कोई अधिक स्वायत्तता नहीं मिली। अभी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्रशासन था वो पहले की तरह ही निरंकुश रहा। इसके बाद जब पहले जो गवर्नर जनरल होता था उसको डायरेक्ट वॉइसराय कहा गया। गवर्नर जनरल
से वाइसराय बनाने का जो कारण था वो था कि जो वाइसराय है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होगा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गवर्नर जनरल यहाँ के लोकल राजाओं के साथ डीलिंग करेगा तो एक ब्रिटिश क्राउन का प्रेसिडेंट या रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए वो एक वाइसराय की हैसियत से काम करेगा। जबकि जब गवर्नर जनरल अपने प्रांतों में एक गवर्नर के रूप में कार्य करेगा, जो प्रांत या जो प्रोविंस वहां जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ चुके थे वहां पर उसको पहले की तरह ही गवर्नर जनरल ही कहा गया था। तो ये एक मुख्य उसकी पदवी में चेंज था कि पहले गवर्नर जनरल की बजाय अब वाइसराय को भारतीय प्रशासन का ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से काम सौंपा गया। इसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो मुख्य उद्देश्य था, जो कार्यकारी परिषद का उद्देश्य था, वो वाइसराय को उसके कानून निर्माण में सहायता करना था। अब वाइसराय को उसके कानूनी प्रक्रिया में, प्रशासनिक प्रक्रिया में सहायता करने के लिए 5 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। लेकिन यहाँ पर भी वाइसराय अपनी कार्यकारी परिषद के सदस्यों की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। जो वाइसराय था वो सुप्रीमो था और अपने जो कार्यकारी परिषद के जो मेंबर थे उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं था, वो उनको इग्नोर कर सकता था। इसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें विस्तार करते हुए अब एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्थापना की गई, जिसमें गवर्नर जनरल को या वाइसराय को सहायता देने के लिए 6 से 12 मेंबर की नियुक्ति की जाती थी। और इन 12 मेंबरों की जो नियुक्ति की जानी थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से की जानी थी। यहां पर भी जो गवर्नर जनरल था या वाइसराय था वो इन सदस्यों की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं था और अपने दायरे के अंदर आने वाले सभी कार्यों में वो एक तरह से निरंकुश था और अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता था। अभी तक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे इसमें किसी भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी। ये जो मेंबर थे ये सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा ग्रांट ऑफ राइट्स टू दी प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट्स। अब इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया प्रशासन में वो था यहाँ के जो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट थी अब उसको कुछ थोड़े से अधिक अधिकार दिए गए। 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ के प्रशासन को, राज्य को प्रांतों में डिवाइड कर दिया, स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। इन स्टेट्स में से 3 स्टेट्स को, जिसमें कि कोलकाता, मद्रास और बम्बई था, इनको प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट कहा जाता था या प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इसकी प्रेसिडेंसी के प्रशासन को चलाने के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 3 सदस्यीय काउंसिल होती थी। इसके अलावा जो दूसरे जितने भी स्टेट्स थी, प्रांत थी, उसको सिर्फ प्रांत कहा जाता था और उसके प्रशासन को चलाने के लिए चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया जाता था। अब इन प्रांतों में से जो सिर्फ प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट थी यानी कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता की जो प्रेसिडेंसी थी उनको अधिक अधिकार दिए गए। उनको अपने डे टू डे लाइफ के प्रशासन में कुछ अधिक अधिकार और स्वायत्ता दिए गए, जबकि जो दूसरे प्रांत थे उनकी जो स्थिति थी वो पहले जैसी ही बरकरार रही। इसके बाद फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, जो वित्तीय विकेंद्रीकरण को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनाया ताकि यहाँ के लोगों की कुछ स्थानीय जरूरतों को पूरा किया जाए और वहां के लोगों को संतुष्ट किया जाए। सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्रीय सरकार और प्रांत सरकार की होती थी उसके फाइनेंस को, उसके वित्त को अलग अलग बांटा गया। सबसे पहले केंद्र की तरफ से प्रांतों को कुछ आर्थिक सहायता देने का प्रचलन शुरू किया, जिसको हम ग्रांट्स बोलते हैं। उसके बाद 1877 में लॉर्ड लिटन ने कुछ भूमि कर, चुंगी, कानून या न्याय जैसे जो कार्य थे वो स्टेट्स को सौंप दिए और उसके कार्यों में कुछ वृद्धि की गई। इन कार्यों को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को या प्रांतों को विभिन्न विभागों से मिलने वाले रेवेन्यू से, राजस्व से कुछ सहायता दी जाती थी, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड है वो स्टेट्स को मुहैया करवाया जाता था। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले ग्रांट्स के प्रचलन को बंद कर दिया और अब उन्होंने पूरे रेवेन्यू को 3 पार्ट में बांट दिया, सेंट्रल, स्टेट और यूनियन, यानी कि केंद्रीय, प्रांतीय और जो दोनों को मिलाकर के इसको समवर्ती बोल सकते हैं। यानी कि अब कुछ ऐसे पार्ट बांट दिए गए जहां पर केंद्र कर लगा सकता था, कुछ में प्रांत कर लगा सकता था, कुछ में दोनों ही कर लगा सकते थे। उसका बंटवारा आपस में किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो वित्तीय विकेंद्रीकरण अपनाया गया वो वित्तीय या इसको कह सकते हैं हम एक वित्तीय किफायत के लिए नहीं, वित्तीय खर्चे को कम करने के लिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक मजबूरी के लिए इसको अपनाया गया।
और यहाँ पर जो प्रशासन का जो व्यय था वो अभी भी कम नहीं हुआ था, प्रशासन का व्यय उतना का उतना ही रहा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन से स्थानीय जो मुद्दे थे या स्थानीय जो हमारे प्रांत के मुद्दे थे या प्रांत की जो सरकारें थी उनको कुछ हद तक कुछ कामों के लिए सहायता मिल गई। इससे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी, हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उसको कुछ कामों को करने के लिए हेल्प मिली और आम लोगों के लिए कुछ जरूरतों को पूरा किया गया। इसके बाद लोकल बॉडीज 1864 से और 1867 के बीच में 1858 के बाद यहाँ के लोकल जरूरतों को देखते हुए, स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए, लोकल लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए यहाँ के कुछ नगर पालिकाओं और नगर निगमों की स्थापना के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रयास किया ताकि स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय जरूरत के कामों को स्थानीय स्तर पर पूरा किया जा सके। और इन कामों को पूरा करने के लिए जो वर्तमान की जो पंचायत प्रणाली है या नगर निगम प्रणाली है, उससे मिलती जुलती ही नगर निगम प्रणाली और नगर परिषदों का प्रचलन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था यहाँ की लोकल जनता की आकांक्षाओं को संतुष्ट करना और यहाँ के जो स्थानीय राजा थे उन राजाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं की कुछ हद तक संतुष्टि करना ताकि उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। इसके बाद चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि 1858 के बाद जो आर्मी का जो संरचना थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया। आर्मी की संरचना जो मुख्य परिवर्तन किए गए वो मुख्य परिवर्तन थे। सबसे पहले अब आर्मी को शाही सेना का नाम दिया गया। इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना और जो कंपनी की सेना अलग अलग होती थी, लेकिन अब दोनों को मिलाकर के एक नाम दिया गया, उसे रॉयल आर्मी या शाही सेना का नाम दिया गया। इसके अलावा भारतीयों को ऊंचे पदों से दूर रखा गया। आमतौर पर सूबेदार से अधिक रैंक के जो पद थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के लिए बंद कर दिए, नहीं दिए गए। इसके साथ चेंजेस में जो एक और मुख्य चेंज जो आर्मी में किया गया वो था कि जो यूरोपियन सैनिक थे उनकी संख्या को बढ़ाया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या को कम किया गया, क्योंकि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उस टाइम पर भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और यूरोपियन सैनिकों की संख्या कम थी। लेकिन इसके बाद अब सेना में यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो की पोस्ट थी, जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे, जैसे गोला बारूद का डिपार्टमेंट या वो दूसरे से महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट थे फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड, वो सब यूरोपियन सैनिकों के, यूरोपियन अधिकारों के अधिकार में ही रहे और भारतीयों को उन तक पहुंच नहीं दी गई। इसके अलावा जातिगत आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर भी सैनिकों को कुछ बांटा गया। कुछ लड़ाकू और अलड़ाकू कैटेगरी में सैनिकों को बांटा गया, जिसमें कि पंजाबी, गोरखा और कुछ इस टाइप की जो 2-3 जो रेजिमेंट थी जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प की थी रिवोल्ट को दबाने के लिए। उन जातियों को लड़ाकू सेना कह करके, लड़ाकू जातियां कह करके सेना में तवज्जो दी गई और जो दूसरे बंगाली, अवध या जिस स्टेट ने जहाँ के सैनिकों ने सेना के अगेंस्ट जाकर के यहाँ के 1857 के विद्रोह में लोकल लोगों का या लोकल राजाओं का साथ दिया था, विद्रोह में भाग लिया था, उनको नॉन लड़ाकू सेना कह करके उनको इग्नोर किया गया, दबाया गया या बहुत कम महत्वपूर्ण पद उनको दिए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो आर्मी में चेंजेस थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अपने सुविधा के अनुसार इन परिवर्तनों को लागू किया। इसके अलावा चेंजेस इन सिविल सर्विसेज, अब सिविल सर्विसेज में भी कुछ चेंज किए गए। आपने जैसे सुना होगा जो पहले सिविल सर्विसेज थी, जो उसकी आयु थी वो मैक्सिमम 23 इयर्स तक थी, उसमें 23 इयर्स तक आदमी भाग ले सकता था। लेकिन इसके बाद जो 1878 में जो महत्वपूर्ण चेंज किया गया, अब सिविल सर्विसेज में पीर होने के लिए जो अधिकतम आयु थी उसको 23 से घटा करके जो है वो 19 ईयर किया गया। इससे भारतीयों को थोड़ा सा परेशानी हुई, क्योंकि जो सिविल सर्विस का पैटर्न था वो ब्रिटिश के लिए स्टेबल था। उसके जो विषय होते थे वो भी लैटिन या ग्रीक जैसे विषय होते थे जिनमें भारतीय पारंगत नहीं होते थे या भारतीयों को कम अनुभव होता था। इसके अलावा उसमें जो परीक्षा होती थी वो इंग्लैंड में होती थी, उसके लिए क्वालिफिकेशन उनके अनुसार होती थी, तो भारतीयों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था अब सिविल सर्विस में एंट्री करना। इसके अलावा 1870 में एक और रॉयल स्टैट्यूटरी सर्विस शुरू की गई थी, जहां पर जो सर्विस का अधिकार होता था, सर्विस का जो आधार होता था वो व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार होता था, उसकी पारिवारिक बैकग्राउंड का अधिकार होता था। उसमें जो कुछ शाही सेना के या राजशाही के या जो रॉयल बैकग्राउंड के कुछ व्यक्ति होते थे उन्हीं को उसमें चूज किया जाता था। आम आदमी के लिए सर्विसेज में एंट्री नहीं की जाती थी।
लेकिन इस सर्विस को 1893 के बाद बंद कर दिया गया था। अब जो सिविल सर्विसेज में जो मुख्य जो परिवर्तन हुआ था वो सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी एज को लेकर के ही था, और इस एज का जो मुख्य कारण था वो था कि भारतीय जो है वो अपनी योग्यता के आधार पर बड़ी ऊंची और जिम्मेदार पोस्टों तक न पहुंचे और वो केवल एक सूबेदार की पोस्ट या उससे नीचे की पोस्ट तक ही सीमित रह जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मुख्य जो प्रशासनिक परिवर्तन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद, ताकि ऐसी सिचुएशन, ऐसा विद्रोह दोबारा न उत्पन्न हो, उसको रोकने के लिए, भारतीय साम्राज्य को बनाए रखने के लिए और यहाँ के लोकल लोगों के, स्थानीय लोगों के असंतोष को थोड़ा सा पेसिफाई करने के लिए, यहाँ के लोकल जो राजा थे उनकी आर्थिक आकांक्षाओं को थोड़ा सा पेसिफाई करने के लिए किए गए थे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।